कुछ कहानियां इतिहास की किताबों में नहीं मिलती। ये वो दास्तां हैं जो सरहदों पर लकीरें खींचती हैं, मुल्कों की तकदीर लिखती हैं और एक राष्ट्र के चरित्र को बनाती हैं। आज हम भारतीय सशस्त्र बलों के 6 ऐसे ही साहसी और गुप्त ऑपरेशंस की परतें खोलेंगे जिनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। ये वो मिशन हैं जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन जिनका असर बहुत गहरा है। तो सवाल ये है कि क्या हम उन गोपनीय फाइलों में बंद सच को जानने के लिए तैयार हैं? चलिए इन पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या दर्ज है। तो हमारी कहानी शुरू होती है दो बिल्कुल अलग लेकिन समान रूप से महत्वपूर्ण मोर्चों से। एक मोर्चा था दुनिया की छत पर बर्फीले तूफानों के बीच, और दूसरा था देश के दिल में, आस्था और संघर्ष के केंद्र में। सबसे पहले बात करते हैं सियाचिन ग्लेशियर की। देखिए, इसका विवाद 1949 के कराची समझौते से ही शुरू हो गया था, जहां कंट्रोल लाइन को एक पॉइंट NJ 842 के बाद बस यूं ही छोड़ दिया गया। नक्शे पर लिखा था आगे उत्तर की ओर ग्लेशियर तक, मतलब एक खाली जगह। दशकों तक ये वीरान पड़ा रहा, लेकिन 80 के दशक में पाकिस्तान ने विदेशी पर्वतारोहियों को परमिट देकर इस पर अपना दावा जताना शुरू कर दिया। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक खतरा था। यह सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये एक चेस गेम था, दिमाग का खेल था। भारतीय इंटेलिजेंस को भनक लगी कि पाकिस्तान 17 अप्रैल को ऑपरेशन अबाबिल लॉन्च करके ग्लेशियर पर कब्जा करने वाला है। भारत के पास वक्त बहुत कम था। उसने फौरन एक्शन लिया और 4 दिन पहले 13 अप्रैल को ही ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च कर दिया। ये सचमुच समय के खिलाफ एक दौड़ थी जिसे भारत ने जीत लिया। और ये मिशन आसान तो बिल्कुल नहीं था। जरा सोचिए, भारतीय वायुसेना के बड़े IL-76 और AN-32 विमानों ने कुमाऊं रेजिमेंट और लद्दाख स्काउट्स के जवानों को ऊंचाई वाले एयरफील्ड्स तक पहुंचाया, और फिर वहां से चीता हेलीकॉप्टरों ने उन्हें दुनिया की सबसे खतरनाक चोटियों पर उतारा। ये आर्मी और एयरफोर्स के बीच एक ऐसा जबरदस्त तालमेल था जिसने लगभग नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। अब उसी साल यानी 1984 में भारत को एक बिल्कुल अलग, एक अंदरूनी चुनौती का सामना करना पड़ा। पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ रही थी, और इसी के चलते सरकार को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में एक बड़े सैन्य ऑपरेशन का आदेश देना पड़ा। ये इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जो आज भी बेहद संवेदनशील है और जिसने देश पर बहुत गहरे जख्म छोड़े। सरकार के मुताबिक इस ऑपरेशन के मकसद एकदम साफ थे: स्वर्ण मंदिर परिसर को चरमपंथियों से खाली कराना, वहां जमा हथियारों के जखीरे को अपने कब्जे में लेना और राज्य में फिर से शांति बहाल कराना। लेकिन ये एक ऐसा कदम था जिसके नतीजे बहुत दूर तक जाने वाले थे। शुरू में सेना ने सोचा था कि हल्के हथियारों से काम चल जाएगा, लेकिन अंदर मोर्चाबंदी बहुत मजबूत थी। रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन, सब कुछ था। जब जबरदस्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ा तो सेना को पैरा कमांडोज के साथ साथ बख्तरबंद गाड़ियां और यहां तक कि विजयंत टैंकों को भी उतारना पड़ा। इन्हीं टैंकों ने आखिरकार अकाल तख्त के मजबूत बंकरों को तोड़ा। तो अब वक्त में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 80 के दशक के आखिर में। ये वो दौर था जब भारत ने अपनी सीमाओं के पार जाकर एक क्षेत्रीय ताकत के तौर पर अपनी भूमिका दिखानी शुरू की। ये दो ऑपरेशन दिखाते हैं कि भारत अपने पड़ोस में स्थिरता बनाए रखने के लिए कितनी तेजी से एक्शन ले सकता है। नवंबर 1988 की बात है। श्रीलंकाई तमिल उग्रवादी संगठन PLOT के करीब 80 भाड़े के सैनिकों ने मालदीव की राजधानी माले पर हमला कर दिया। तख्ता पलट लगभग हो ही चुका था और राष्ट्रपति मोमून अब्दुल गयूम की सरकार गिरने वाली थी। उन्होंने दुनिया के कई देशों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन जवाब सिर्फ भारत से आया, और वो भी तुरंत। और क्या तेजी थी उस जवाब की! ये टाइमलाइन देखिए। मदद की अपील मिलने के सिर्फ कुछ घंटों के अंदर भारतीय पैराट्रूपर्स आगरा से 3000 किलोमीटर दूर मालदीव के लिए हवा में थे। रात होते होते उन्होंने हुलहुले एयरपोर्ट को अपने कब्जे में ले लिया और सुबह होने तक तख्ता पलट की कोशिश पूरी तरह नाकाम कर दी गई थी। ये ऑपरेशन तीनों सेनाओं के तालमेल का एक बेहतरीन नमूना था। एयरफोर्स ने सैनिकों को पहुंचाया, आर्मी ने जमीन पर मोर्चा संभाला, और जब भाड़े के सैनिक एक जहाज में बैठकर भागने लगे तो इंडियन नेवी के INS गोदावरी और बेतवा ने समंदर में उनका रास्ता रोक लिया। और सबसे कमाल की बात, इस पूरे ऑपरेशन में एक भी भारतीय सैनिक को खरोंच तक नहीं आई। इस ऑपरेशन से पूरी दुनिया हैरान रह गई। अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन से लेकर ब्रिटिश PM मार्गरेट थैचर तक हर किसी ने भारत की तारीफ की। इस एक मिशन ने हिंद महासागर में भारत को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर स्थापित कर दिया। आसान भाषा में कहें तो एक ऐसा देश जो इस इलाके में सुरक्षा और स्थिरता की गारंटी दे सकता है। लेकिन हर कहानी का अंत सुखद नहीं होता।
भारत का हर विदेशी मिशन इतना कामयाब नहीं रहा। 1987 में भारत श्रीलंका समझौते के तहत भारतीय शांति सेना यानी IPKF को श्रीलंका भेजा गया। मकसद तो शांति कायम करना था, लेकिन ये मिशन बहुत जल्द एक बेहद क्रूर और उलझे हुए युद्ध में तब्दील हो गया। देखिए, कागज पर तो काम सीधा साधा लग रहा था, तमिल उग्रवादियों खासकर लिट्टे से हथियार वापस लेना। लेकिन लिट्टे ने साफ मना कर दिया और IPKF खुद को एक गेरिल्ला युद्ध के बीच में फंसा हुआ पाती है। एक ऐसा युद्ध जिसमें दुश्मन छिपकर वार करता है। जाफना यूनिवर्सिटी में हुआ हेली ड्रॉप, जहां भारतीय कमांडो सीधे लिट्टे के बिछाए जाल में उतर गए, इस मिशन की मुश्किलों का एक दुखद प्रतीक बन गया। जरा इस आंकड़े को देखिए, 1 लाख से ज्यादा। अपने चरम पर इतने भारतीय सैनिक श्रीलंका में तैनात थे। ये भारत के सैन्य इतिहास के सबसे बड़े विदेशी अभियानों में से एक था। एक ऐसा ऑपरेशन जिसने भारतीय सेना को शहरी और जंगल युद्ध के वो कड़े सबक सिखाए जिनकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। अब बात करते हैं उन 2 ऑपरेशंस की जो सिर्फ जंग जीतने के लिए नहीं थे, ये पूरी दुनिया को एक शक्तिशाली रणनीतिक संदेश देने के लिए किए गए थे। ये ऑपरेशंस भारत की बदलती सोच और दुनिया के सामने अपनी शर्तों पर खड़े होने की इच्छा को दिखाते हैं। तारीख थी 18 मई 1974, बुद्ध पूर्णिमा का दिन, और कोडनेम भी उतना ही शांतिपूर्ण, स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन पोखरण के रेगिस्तान में हुआ धमाका एक जोरदार संदेश था। भले ही इसे आधिकारिक तौर पर शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट कहा गया, पर दुनिया समझ गई थी कि भारत अब न्यूक्लियर क्लब का मेंबर है, और ये सब कुछ बेहद गोपनीय तरीके से किया गया था। इस टेस्ट के बाद दुनिया भर में, खासकर पश्चिमी देशों में हड़कंप मच गया। इसके सीधे जवाब में न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी NSG बनाया गया। मकसद था भारत जैसे देशों तक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को पहुंचने से रोकना। लेकिन तब तक भारत दुनिया को यह दिखा चुका था कि वो टेक्नोलॉजी के मामले में किसी पर निर्भर नहीं है। अब दशकों बाद साल 2019 में आते हैं। पुलवामा में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इसके जवाब में भारत ने एक और ऐसा साहसिक कदम उठाया जिसने फिर से दुनिया को चौंका दिया। भारतीय वायुसेना ने नियंत्रण रेखा पार की और पाकिस्तान के अंदर बालाकोट में एक आतंकी ठिकाने पर हमला कर दिया। ये कोई आम हमला नहीं था, ये एक हाईटेक सटीक हमला था। 12 मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने इजरायली स्पाइस 2000 गाइडेड बमों का इस्तेमाल किया, जो अपने टारगेट को सटीकता से भेद सकते हैं। और उनकी सुरक्षा के लिए Su-30 MKI, हवा में मौजूद AWACS विमान और एयर टू एयर रिफ्यूलर भी थे। मतलब ये एक बहुत ही जटिल और साहसी मिशन था। बालाकोट सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई नहीं थी, ये भारत की सुरक्षा नीति में एक बहुत बड़े बदलाव का ऐलान था। समझिए, 1971 की जंग के बाद ये पहली बार था जब भारतीय वायुसेना ने जानबूझकर LOC पार की थी। भारत ने साफ कर दिया था कि वो अब खतरों को उनके घर में घुसकर खत्म करने से नहीं हिचकिचाएगा। इसे ही प्री-एम्प्टिव स्ट्राइक कहते हैं। तो जब हम इन सभी 6 ऑपरेशंस को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक तस्वीर उभरती है। मेघदूत के साथ अपनी सीमाओं को महफूज करने से लेकर कैक्टस के साथ एक क्षेत्रीय रक्षक बनने तक, पोखरण के साथ अपनी ताकत का इजहार करने से लेकर और आखिर में बालाकोट के साथ एक आक्रामक रक्षा नीति अपनाने तक, ये एक देश की सोच का विकास है। इन अभियानों ने सिर्फ भारत का नक्शा या उसकी साख ही नहीं, बल्कि उसके आत्मविश्वास को भी एक नया आकार दिया। लेकिन दुनिया बदल रही है और उसके साथ चुनौतियां भी। तो सोचने वाली बात यह है कि भविष्य के खतरे, चाहे वो साइबर वॉरफेयर हो या स्पेस वॉरफेयर, वो भारत की रणनीतिक सोच को आगे किस दिशा में ले जाएंगे, इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।